उम्र का बढ़ना, अक्सर लोग इससे घबराते हैं, है ना? लेकिन आज के इस विज्ञान आधारित विश्लेषण में हम उस बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं जो ये बताएगा कि 35 साल की उम्र के बाद असल में हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या-क्या बदलाव आते हैं। उम्र बढ़ना कोई ऐसी चीज बिल्कुल नहीं है जिससे डरा जाए, बल्कि अगर सही जानकारी हो तो इसे बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। तो चलिए, उम्र के साथ शरीर के अंदर होने वाले इन छुपे हुए बदलावों को समझते हैं और ये भी देखते हैं कि ढलती उम्र में भी हम अपनी शारीरिक क्षमता और जोड़ों को कैसे एकदम सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए सीधा इस चौंकाने वाले आंकड़े पर नजर डालते हैं। 3 से 8%। सुनने में शायद थोड़ा लगे, लेकिन ये कोई मामूली नंबर नहीं है। 35 साल के बाद हर 10 साल में मानव शरीर इतनी ही मांसपेशियां खो देता है। ये एक ऐसा डेटा है जो तुरंत ये साफ कर देता है कि बढ़ती उम्र के साथ हमारे शरीर के अंदर असल में क्या दांव पर लगा है। ये नुकसान हमें बाहर से भले ही दिखाई ना दे, लेकिन अंदर ही अंदर ये हमारे पूरे शारीरिक ढांचे को कमजोर कर रहा होता है। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई आम प्राकृतिक गिरावट नहीं है, बल्कि ये एक प्रॉपर क्लिनिकल कंडीशन है जिसे सार्कोपीनिया कहते हैं। और इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो है एनाबॉलिक रेजिस्टेंस। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई अलार्म सिस्टम समय के साथ सुन्न पड़ गया हो। शरीर की मांसपेशियां बनाने वाली जो अंदरूनी फैक्ट्रियां हैं ना, उन्हें जगाने के लिए अब पहले से कहीं ज्यादा तेज सिग्नल की जरूरत पड़ती है। मतलब कि अधिक भारी लोडिंग और ज्यादा प्रोटीन। जवानी के दिनों में जो हल्का सिग्नल काम कर जाता था, वो अब बिल्कुल भी काफी नहीं है। मैकेनिकल समाधान, ताकत के नए नियम। तो फिर इस बायोलॉजिकल चुनौती का सामना आखिर किया कैसे जाए? खैर, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हार्मोनल बदलाव शरीर को कमजोर नहीं बनाते, बल्कि हमें और ज्यादा लचीला बनने का एक बेहतरीन मौका देते हैं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन का ये नया क्लिनिकल डेटा एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर कर देता है। ये बिल्कुल स्पष्ट करता है कि मसल्स बनाने के लिए हमेशा पूरी तरह से थकने, यानी पूर्ण मसल फेलियर तक ट्रेनिंग करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जब तक लगाया गया प्रयास लगातार हाई है और फॉर्म एकदम सही है, तब तक अपनी चरम सीमा को पार किए बिना भी कमाल के रिजल्ट्स हासिल किए जा सकते हैं। और ये सुपर कॉम्पेंसेशन मॉडल उस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। जब भी हम कोई वर्कआउट करते हैं तो पहले चरण में मांसपेशियों में तनाव और थकान होती है। उसके बाद आता है रिकवरी का फेज। लेकिन जो असली जादू है ना, वो तीसरे चरण यानी रीबाउंड में होता है। यहीं शरीर पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस लौटता है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि बिना रुके टिश्यूज को बस थकाते रहने के बजाय अगले स्ट्रेस या वर्कआउट को बिल्कुल सही समय पर लागू किया जाए, ताकि ये रीबाउंड फेज पूरी तरह से अपना काम कर सके। संरचनात्मक समाधान, टेंडन अनुकूलन में देरी। अब मांसपेशियों से थोड़ा आगे बढ़ते हुए शरीर के उस स्ट्रक्चरल हिस्से पर बात करते हैं जो इस पूरे सिस्टम को जोड़ कर रखता है। यहाँ मांसपेशियों और टेंडन के बीच एक बहुत बड़ा और बेहद दिलचस्प अंतर है। मांसपेशियां अत्यधिक संवहनीय यानी वास्कुलर होती हैं। इसका मतलब है कि उन्हें भरपूर ब्लड फ्लो मिलता है और वो सिर्फ 6 हफ्तों में भार के हिसाब से खुद को ढाल लेती हैं। लेकिन इसके एकदम उलट, टेंडन में ब्लड का फ्लो बहुत कम होता है। उन्हें उसी भार के अनुकूल होने में महीनों या कभी-कभी सालों तक लग जाते हैं। और यही वो सटीक कारण है कि 40 की उम्र के बाद टेंडन की चोटें अचानक से इतनी क्यों बढ़ जाती हैं। मांसपेशियां तो फटाफट मजबूत हो जाती हैं, लेकिन बेचारे टेंडन पीछे ही छूट जाते हैं। इसी असंतुलन को मैनेज करने के लिए क्लिनिकल तौर पर इस खास नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। ये है एक्यूट टू क्रॉनिक वर्कलोड रेशियो या शॉर्ट में ACWR। अपने साप्ताहिक वर्कलोड को 0.8 और 1.3 के बीच सीमित रखना वो जादुई क्लिनिकल स्वीट स्पॉट है। ये टेंडन को बिना किसी माइक्रोट्रॉमा या चोट के धीरे धीरे खुद को फिर से बनाने और मजबूत होने का पूरा समय देता है। अगर हमने लोड बहुत तेजी से बढ़ाया तो टेंडन टूट भी सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर पहले से ही टेंडन में दर्द हो तो क्या किया जाए? क्या पूरी तरह से आराम करना यानी कंप्लीट बेड रेस्ट ही इसका इकलौता इलाज है? ये एक बहुत ही आम विरोधाभास है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जवाब टेंडनोपैथी के इलाज का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि एक चोटिल टेंडन को पूरी तरह से आराम देना असल में स्थिति को और भी बदतर बना देता है। जी हाँ, टेंडन के अंदर मौजूद कोशिकाओं, जिन्हें टेनोसाइट्स कहा जाता है, उन्हें नए कोलाजन का निर्माण करने के लिए एक मैकेनिकल स्टिमुलेशन या यांत्रिक उत्तेजना की जरूरत होती है।
जब टेंडन से सारा भार हटा लिया जाता है तो वो आराम करने के बजाय और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और भविष्य में चोट लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो फिर उपाय क्या है? टेंडन को सुरक्षित रूप से रिकवर करने का सबसे असरदार तरीका है हैवी स्लो रेजिस्टेंस या HSR ट्रेनिंग। यहां जो 5-1-5-1 सेकंड की गति दिखाई गई है ना, वो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इतनी धीमी गति से काम करने का फायदा ये होता है कि टेंडन के भीतर कोलेजन फाइबर स्वतंत्र रूप से खिसक पाते हैं। झटकेदार हरकतों से बचने पर ये फाइबर तनाव की रेखा के साथ बिल्कुल सही ढंग से अलाइन होते हैं और डैमेज्ड टिश्यू को बहुत ही स्वस्थ तरीके से दोबारा बनाते हैं। और खास तौर पर घुटने के टेंडन दर्द के लिए ये बायोमैकेनिकल टूल, जिसे स्पैनिश स्क्वाट कहते हैं, अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। इसमें होता क्या है कि एक पट्टे या स्ट्रैप के सहारे पीछे की तरफ झुकने से घुटनों के आगे बढ़ने की गति रुक जाती है। इससे क्वाड्रिसेप्स की मांसपेशियां पूरी तरह से अलग होकर काम करती हैं। मजेदार बात यह है कि यह पैटेलर टेंडन में तुरंत एक दर्द निवारक प्रभाव पैदा करता है, जिससे इसके बाद किए जाने वाले वजन वाले एक्सरसाइज बिल्कुल बिना किसी दर्द के किए जा सकते हैं। रासायनिक समाधान, ईंधन और रिकवरी प्रोटोकॉल। अब देखिए, ये सारी शारीरिक और स्ट्रक्चरल मेहनत तभी रंग लाएगी जब शरीर को सही पोषण मिलेगा। और ये जानकारी बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को दर्शाती है। उम्र के साथ प्रोटीन की ज़रूरतें बदल जाती हैं। एनाबॉलिक रेजिस्टेंस को मात देने और मसल बिल्डिंग पाथवे यानी MTRC1 को ट्रिगर करने के लिए 60 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति एक बार के भोजन में ही 3 से 4 ग्राम ल्यूसीन की आवश्यकता होती है, जो कि युवाओं की तुलना में लगभग दुगना है। इसलिए बस दिन भर का टोटल प्रोटीन गिन लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि हर एक मील में उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन का सही मात्रा में होना नितांत आवश्यक है। टेंडन की हेल्थ के लिए ये एक बेहद ही रोचक न्यूट्रिशनल स्ट्रैटेजी है। क्लिनिकल अध्ययनों से साफ पता चलता है कि अपनी एक्सरसाइज से लगभग 1 घंटे पहले सिर्फ 15 ग्राम जिलेटिन या कोलेजन के साथ थोड़ा सा विटामिन सी लेना बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। यहाँ विटामिन सी एक अहम कोफैक्टर की तरह काम करता है, जो कोलेजन के ट्रिपल हेलिक्स को स्थिर करने में मदद करता है और ये सीधे तौर पर टेंडन के पुनर्निर्माण को सपोर्ट करता है। पोषण तो हो गया, लेकिन रिकवरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है हमारी नींद से। इस नंबर को देखिए, 60%। 50 वर्ष की आयु तक आते आते हमारी स्लो वेव स्लीप यानी गहरी नींद में लगभग 60% तक की भारी गिरावट आ जाती है। ये समझना हमारे लिए बहुत ही क्रूशल है, क्योंकि ये गहरी नींद का वही समय है जब शरीर टूटे हुए टिश्यूज की मरम्मत के लिए ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। इसलिए इस कमी की भरपाई के लिए अपनी नींद की क्वालिटी और सोने के माहौल पर ध्यान देना अब पहले से कई ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्रणालीगत लाभ, पूरे शरीर के लिए एंटी एजिंग फायदे। जब हम इन सभी सॉल्यूशंस को मिला देते हैं तो जो फायदे मिलते हैं वो सिर्फ बड़ी मांसपेशियों तक सीमित नहीं रहते। लेकिन उन फायदों की बात करने से पहले एक बहुत बड़े डर का सामना करना जरूरी है, जो कई लोगों के मन में होता है। अक्सर ये माना जाता है कि भारी वजन उठाने से बढ़ती उम्र के जोड़ और खासतौर पर पेल्विक फ्लोर को नुकसान पहुंच सकता है। तो आइए देखते हैं कि विज्ञान आखिर इस बारे में क्या कहता है। और ये प्रसिद्ध लिफ्टमोर क्लिनिकल ट्रायल इस भ्रांति को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकता है। ये साबित करता है कि प्रोग्रेसिव हैवी लिफ्टिंग अगर सुरक्षित तरीके से की जाए तो वो न केवल सेफ है, बल्कि मेनोपॉज के बाद हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने का सबसे मजबूत तरीका भी है। इसके अलावा सही तकनीक के साथ किए गए भारी स्क्वाट्स या डेडलिफ्ट्स वास्तव में पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को एक साथ एक्टिवेट करते हैं, जिससे उन्हें नुकसान पहुंचने के बजाय उनका स्वास्थ्य और भी बेहतर होता है। चलिए अब देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे काम करता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिर्फ ताकत के बारे में बिल्कुल नहीं है, ये एक फुल बॉडी एंटी एजिंग टूल है। मांसपेशियों के संकुचन से मायोकेन्स नाम के तत्व निकलते हैं, जो हमारे दिमाग की रक्षा करते हैं और डिमेंशिया के खतरे को 40% तक कम कर देते हैं। ये त्वचा के एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स को सच में फिर से बनाता है, जिससे स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है। और तो और ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कंट्रोल करके पूरे नर्वस सिस्टम को स्टेबलाइज भी करता है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल सामने आता है। अगर मांसपेशियों और शारीरिक ताकत को लंबी और स्वस्थ उम्र की करेंसी या मुद्रा मान लिया जाए, तो ये सोचना जरूरी है कि हमारा शारीरिक रिटायरमेंट अकाउंट असल में कितना भरा हुआ है। आज के इस बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट से ये तो एकदम स्पष्ट है कि 40 के बाद भी इस अकाउंट में भारी निवेश किया जा सकता है। सही मैकेनिकल लोड, टेंडेंस की देखभाल और एकदम सटीक न्यूट्रिशन के साथ ढलती उम्र को भी बेहतरीन स्वास्थ्य में बदला जा सकता है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये विज्ञान आधारित जानकारी एक मजबूत और स्वस्थ जीवन की नींव रखने में बेहद काम आएगी।